जब हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में न्यूयॉर्क की एक शानदार तस्वीर आती है। लेकिन ये सिर्फ एक पहचान से कहीं ज्यादा है। ये तो एक जबरदस्त फाइनेंशियल पावर हाउस है, एक कमाल की बिजनेस सक्सेस स्टोरी। जरा इस आंकड़े को देखिए, $500 मिलियन से ज्यादा। ये इस बिल्डिंग की अनुमानित सालाना कमाई है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक बिल्डिंग जो लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, वो आज भी दुनिया की सबसे मुनाफे वाली इमारतों में से एक कैसे है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1920 के दशक के न्यूयॉर्क शहर में। ये वो दौर था जब इस बिल्डिंग की नींव एक बहुत बड़े जुए पर रखी गई थी। ये वो दौर था 1920 के दशक का अंत, जब न्यूयॉर्क शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच आसमान छूने की एक होड़ सी मची हुई थी। हर कोई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना चाहता था। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने की रेस नहीं थी, ये थी महत्वाकांक्षा की, ईगो की और हाँ, बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क की दौड़। और इस दौड़ में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अकेली नहीं थी। जरा देखिए इसके कंपटीशन को। क्राइसलर बिल्डिंग, 40 वॉल स्ट्रीट, ये सब बड़े खिलाड़ी थे। मतलब इसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी कामयाबी का पहला राज क्या था? हैरानी की बात है कि ये नियमों को तोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें बड़ी ही चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में छुपा था। उस वक्त एक खास कानून था, 1916 का जोनिंग रेजोल्यूशन। अब ये कानून कहता था कि कोई भी ऊंची इमारत जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसे संकरा होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि शहर की गलियां अंधेरी और बिना धूप वाली घाटियों में ना बदल जाएं। तो इस कानून ने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। एक तरफ थी कैनियन की समस्या। अगर आप सीधी ब्लॉक जैसी इमारतें बनाते हैं तो वो गलियों की सारी रोशनी और हवा रोक लेती हैं। और दूसरी तरफ था इसका समाधान, सेटबैक डिज़ाइन, जो कानूनन ज़रूरी भी था। इससे बिल्डिंग्स का आकार ऊपर जाते जाते किसी वेडिंग केक की तरह सीढ़ीदार हो जाता था, जिससे धूप सड़क तक पहुंच सके। और यहीं पर एम्पायर स्टेट के आर्किटेक्ट्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने इस सेटबैक डिज़ाइन को सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत और एफिशिएंट डिज़ाइन बनाया जो आज इसकी पहचान बन गया है। तो समझने वाली बात यह है कि ये डिज़ाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं था, ये एक जीनियस बिजनेस मूव था। उन्होंने एक नियम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए अब इसकी कामयाबी के दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इसके बनने की रफ्तार। इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अक्टूबर 1929 में पुराने वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल को गिराना शुरू किया गया और मई 1931 में बिल्डिंग का ग्रैंड ओपनिंग हो गया। यानी गिराने से लेकर उद्घाटन तक पूरा काम सिर्फ 1 साल और 45 दिनों में। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है हर हफ्ते औसतन 4.5 मंजिलें बन रही थीं। ये एक रिकॉर्ड तोड़ स्पीड थी, और इसका सीधा फायदा पैसों पर हुआ। जितनी तेजी से काम हुआ, लेबर कॉस्ट और लोन पर लगने वाला ब्याज उतना ही कम हुआ। स्पीड ही पैसा थी। लेकिन इतनी शानदार प्लानिंग और तेज कंस्ट्रक्शन के बावजूद बिल्डिंग के लॉन्च के वक्त ही एक बहुत बड़ी, लगभग जानलेवा मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। इसे एक मनहूस निकनेम मिला, द एम्प्टी स्टेट बिल्डिंग। वजह? ये ग्रेट डिप्रेशन के ठीक बीच में खुली थी और इसके पास किराएदार ही नहीं थे। तो एम्पायर स्टेट की जगह लोग इसे मजाक में एम्प्टी स्टेट यानी खाली बिल्डिंग कहने लगे। ये चार्ट उस मुश्किल को साफ साफ दिखाता है। उम्मीद थी कि बिल्डिंग 80% तक भर जाएगी, लेकिन असलियत सिर्फ 25%। सोचिए कितनी बड़ी खाई थी उम्मीदों और हकीकत के बीच। और यहीं पर इस बिल्डिंग की दूरदर्शिता एक बार फिर काम आई। जब ऑफिस किराए पर लेने वाला कोई नहीं था, तो इसका ऑब्जर्वेशन डेक वो एक जबरदस्त टूरिस्ट हिट बन गया। न्यूयॉर्क का नज़ारा देखने आने वाले टूरिस्ट से जो पैसा आया, वो एक फाइनेंशियल लाइफलाइन साबित हुआ। इसी ने बिल्डिंग को उन शुरुआती मुश्किल सालों में डूबने से बचाया। तो ये सारे सुराग, इसका अनोखा डिज़ाइन, इसके बनने की हैरान करने वाली स्पीड और मुश्किल दौर में जिंदा रहने की इसकी काबिलियत, ये सब मिलकर आज की ज़बरदस्त फाइनेंशियल कामयाबी की कहानी कैसे लिखते हैं। तो ये चार्ट हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। आज ये बिल्डिंग सिर्फ ऑफिस के किराए से पैसा नहीं कमाती, इसकी कमाई के रास्ते कई हैं। ऑफिस और रिटेल स्पेस का किराया तो है ही, साथ में वो हमेशा पॉपुलर रहने वाला ऑब्जर्वेशन डेक, और तो और इसके टावर से होने वाले ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स भी, एक मल्टी सोर्स इनकम मॉडल। तो कुल मिलाकर इसकी सफलता के पीछे यही वजह है।
एक ऐसा डिजाइन जो कभी पुराना नहीं होता, मिडटाउन मैनहट्टन जैसी प्राइम लोकेशन, कमाई के एक नहीं कई अलग-अलग स्रोत, और सबसे बढ़कर एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में एक पावरफुल ब्रांड बन चुका है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ब्रांड है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या आज के ज़माने में इसी स्पीड, इसी क्वालिटी और इतनी लंबी सोच के साथ कोई इमारत बनाई जा सकती है? ये सवाल हमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की उस अनोखी कामयाबी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जो सच में महत्वाकांक्षा, समझदारी और वक्त की कसौटी पे खरा उतरने का एक जीता जागता सबूत है।